हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एडवर्स पोजीशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दे दिए हैं कि अगर आपका एडवर्स पोजीशन है तो आपको क्या-क्या चीज प्रूव करने की जरूरत पड़ जाती है सिविल कोर्ट में। और सिविल कोर्ट्स को भी एक तरह का कहीं ना कहीं इसमें बोला गया है कि अगर ये सारी चीजें प्रूव नहीं होती है तो आप एडवर्स पोजीशन का जो पोजीशन है वो आप जो कब्जा का जो टाइटल डाला गया है वो आप नहीं दे सकते हो। खासकर यहाँ पे जो केस जो बोला गया था, ये गवर्नमेंट लैंड को लेकर ये केस डाला गया था सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन बात जब एडवर्स पोजीशन की आ गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो प्राइवेट एडवर्स पोजीशन जो है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर भी जो एडवर्स पोजीशन किया गया उस उनको भी इसके दायरे में डाला गया है। और बहुत क्लियर कट पॉइंट्स इसमें डाले गए हैं कि क्या क्या चीज आपके इसमें होना चाहिए, क्या क्या चीज आपको प्रूफ करना है। कोर्ट में बहुत डिटेलिंग में बताया गया है। और आज के वीडियो में वही चीज़ों की बात करेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ कोर्ट में प्रूव करना है। अगर आपका एडवर्स पोजीशन है, तो आपको क्या-क्या चीज़ प्रूव करना पड़ेगा इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। और अगर आप उनमें से कोई एक पॉइंट भी प्रूव नहीं कर पाते, तो वो आप केस नहीं जीत पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस जजमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके फैक्ट्स ऑफ द केस में बात करेंगे और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो डाल दिए हैं, उनके बाद में हम डिस्कशन किया करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो जजमेंट जो आया है उसका जो केस नंबर है वो सिविल अपील नंबर 3142 ऑफ 2010। ये जो डेट को आया है ये 9 अगस्त 2023 का है, मतलब एकदम लेटेस्ट है ये। और ये दो जजेस बेंच का है। जो केस है उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ एंड अनदर्स 2023। ये इस केस का पूरा कॉस्ट टाइटल, अगर आप पूरी जजमेंट को देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये जो कॉस्ट टाइटल अगर आप गूगल में लगा दोगे ना, तो आपको पूरा जजमेंट का पीडीएफ कॉपी निकल कर आ जाएगा और आप पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हो। 13 पेज का ये जजमेंट है, 13 पेज का ये जजमेंट है। तो थोड़ा सा फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, फैक्ट्स बहुत ही सिंपल है। इसमें एक व्यक्ति ने एक गवर्नमेंट का जो जमीन था, केरला का कुछ जमीन था, उसको कब्जा किया था। और उसके बाद में उसका डेथ हो जाता है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो उसका जो बेटा होता है, वो कोर्ट में आता है। क्यों कोर्ट में आता है? क्योंकि तहसीलदार जो होता है वो उसने एक शोकॉज नोटिस दिया होता है ज़मीन खाली करवाने के लिए। और उस शोकॉज़ नोटिस के अगेंस्ट में वो कोर्ट में आता है और स्टे वगैरह लेता है और ये फिर केस चलता है। लोअर कोर्ट में जीतता है, हाई कोर्ट में हारता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात आती है। ये तो सिंपल सिंपल सी आपकी फैक्ट्स ऑफ द हो गए। हम ज़्यादा जाएँगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा है भी नहीं फैक्ट्स ऑफ द केस में। अब हम आते हैं, कोर्ट ने क्या जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट डाले हैं कि क्या-क्या एक गवर्नमेंट लैंड को जब आप कब्जा करते हो, इन्क्रोच करते हैं, तो उसपे क्या-क्या देखना होता है इस पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो जजमेंट में यही बोल दिया गया है कि जब भी बात गवर्नमेंट लैंड के एडवर्स पोज़ीशन की आ जाती है, तो कोर्ट का काम बहुत ही कठिन हो जाता है। कोर्ट को बहुत ही केयरफुली उन केसेस को कंसिडरेशन करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप केयरफुली एविडेंस को ठीक से कंसिडर नहीं करोगे, तो वो ज़मीन जो स्टेट का होता है, वो निकल के एक प्राइवेट बॉडी के हाथ में आ जाती है, जो स्टेट के लिए सही नहीं है। इसलिए सब केसेस में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल केसेस को देखने की ज़रूरत होती है, एविडेंस को देखने की ज़रूरत होती है। ये बात तो कोर्ट ने कहा है इसमें। चलिए हम आते हैं क्या-क्या पॉइंट कोर्ट ने बोला है देखने के लिए। ये पैरा 21 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये जो जजमेंट है उसका एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। बिफोर प्रोसीडिंग टू डू सो, इट इज एसेंशियल टू टेक नोट ऑफ द लॉ गवर्निंग सच ए क्लेम। मतलब अगर हम पहले केस में जाने से पहले हम पहले एडवर्स पोजीशन को समझते हैं कि वो है क्या। After a perusal and consideration of various judgments rendering by this court, the following principles can be observed. इस केस में कम से कम 30 के करीब सुप्रीम कोर्ट के जो वेरियस जजमेंट है उनके उनका ये लिया गया है। उनका पॉइंट्स को लिया गया है और ये प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं गवर्नमेंट के एडवर्स पोजीशन को लेकर। पोजीशन मस्ट बी ओपन, जो भी पोजीशन है वो खुला में होना चाहिए। अगर आपने किसी का जमीन को कब्जा किया है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट को, वो एकदम खुला में होना चाहिए, छुपा के नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए। क्लियर का भी मतलब है सबको पता होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब बिना रुकावट का होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है अगर प्राइवेट है तो 12 और गवर्नमेंट का है तो 30 साल तक कंटिन्यूअस होना चाहिए बिना कोई रुकावट का। एंड हॉस्टाइल, या हॉस्टाइल का सीधा सीधा मतलब होता है जिसकी भी जमीन है। अगर प्राइवेट पार्टी है तो जिसकी जमीन है, जिसका नाम पे खसरा वगैरह है, उसको मालूम होना चाहिए कि आपने आपकी उसकी जमीन को पकड़ के रखी है। और अगर गवर्नमेंट की जमीन है तो गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए कि वो आप गवर्नमेंट की जमीन को पकड़ा हुआ है, तभी ये हॉस्टाइल माना जाएगा। और ये हॉस्टाइल वर्ड ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस पे। टू द क्लेम और पोजेशन ऑफ द अदर पार्टी, ऑल थ्री क्लासेस रिक्वायर मस्ट कोएग्जिस्ट। मतलब ये ऐसा नहीं है कि खाली ओपन है
क्लियर और हॉस्टाइल नहीं है तो माना जाएगा नहीं। ओपन भी होना चाहिए, खुलेआम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, कंटिन्यूअस मतलब लगातार होना चाहिए, और हॉस्टाइल मतलब ये सारे तीनों के तीनों जो रिक्वायरमेंट है एक एडवर्स पोजीशन के, एक साथ ये तीनों चीज होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक चीज की भी कमी हो जाती है तो वो एडवर्स पोजीशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक वी, दैट मीन्स ये कुछ वर्ड्स यूज होते हैं हमारे लीगल सिस्टम में। नेक वी जिसका मतलब होता है एडुकेट इन कंटिन्यूअस, नेक क्लेम, एडुकेट इन पब्लिसिटी एंड नेक प्रस्यू एडवर्स टू अ कॉम्पिटिटर। ये कुछ लैटिन वर्ड्स यूज होते हैं दिखाया बताने के लिए। इन डिनायल ऑफ द टाइटल एंड नॉलेज मतलब नेक वी, नेक क्लैम एंड नेक प्रिकैरो, दैट मीन्स एडुकेट इन कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूसली होना चाहिए, एडुकेट इन पब्लिसिटी मतलब सबके सामने में होना चाहिए, नेक ब्रेकर एडवर्स टू ए कॉम्पिटिटर मतलब जिसका जमीन है उसको मालूम होना चाहिए, ये डिनायल ऑफ टाइटल एंड नॉलेज। ओके, ये तीनों चीज होना ही चाहिए एक एडवर्स पोजीशन, चाहे वो पब्लिक का हो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो या वो प्राइवेट हो, ये तीनों फैक्टर्स होना चाहिए। अब एविडेंस रिक्वायरमेंट की बात की है गवर्नमेंट के केसेस में कि क्या क्या चाहिए, ये भी जो पैराग्राफ 5 है ये उस जजमेंट का ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया गया है। A possession of a co-owner or of a licensee or of an agent or a permissive possession to become adverse must be established by cognate and convincing evidence to show hostile, animus and possession adverse to the knowledge of real owner। आप जब भी जमीन का दिखाते हो कि आपने एडवर्स पोजेशन किया है, तो जिसका भी जो जमीन है उसको पता होना चाहिए। साथ में आपका वो एकदम कन्विंसिंग होना चाहिए कि उसको मालूम है कि आपने उसकी ज़मीन को पकड़ के रखा हुआ है, और ये हॉस्टाइल होना चाहिए। हॉस्टाइल का मतलब उस आदमी के नॉलेज में होने के बावजूद भी वो आदमी ने कुछ किया नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जिसका ज़मीन है उसको पता है कि आपने उसकी ज़मीन को कब्ज़ा किया और वो व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है, ठीक है? Mere possession for howsoever length of time does not result in converting the permissive possession into adverse possession। जस्ट बिकॉज आपने 12 साल या 30 साल जमीन को पकड़ के रख लिया है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो जमीन आप कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आपने उसको ओपन मतलब सबको पता है आपने जमीन को पकड़ के रखा है, लेकिन अगर वो हॉस्टाइल नहीं होता, हॉस्टाइल का सीधा सीधा मतलब हो गया है कि जिसका जमीन है उसने अपनी जमीन को कब्जा लेने के लिए कुछ किया नहीं है, मतलब वापस लेने के लिए आपके ऊपर में कुछ एक्शन नहीं लिया है। अगर वो शांति से बैठा है, देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट की बात हो गई है। मेरी ज़मीन है, आपने उसको पकड़ के रखा है, मुझे पता है आपने पकड़ के रखा है, लेकिन मैंने आपके ऊपर मैं कोई एक्शन मैं नहीं ले रही हूँ। क्या इसका मतलब है कि वो आपका जो आपने जो कब्ज़ा किया वो हॉस्टाइल है? क्या इसका मतलब है कि मुझे नॉलेज है? अगर मुझे नॉलेज होगा तब तो मैं ज़रूर एक्शन लूँगी, ये तो एक ह्यूमन नेचर होता है, सीधी-सी बात है। अगर मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया है तो सीधा-सीधा मतलब है कि मुझे नॉलेज नहीं थी कि मेरी ज़मीन को पकड़ा गया है, और यही हॉस्टाइल को डिफाइन किया गया है इस पैराग्राफ में, जो मुझे लगता है एडवर्स पोजेशन के अब जितने भी केसेस आएँगे उसपे बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट करेगा ये वाला पैराग्राफ। इसके बाद कोर्ट ने बोला है, ये भी पैराग्राफ को एज इट इज डाला गया है, क्लेम बाय एडवर्स पोजीशन हैज टू एलिमेंट। एक क्लेम एडवर्स पोजीशन को करने के दो एलिमेंट होना चाहिए। पहला, द पोजीशन ऑफ द डिफरेंट शुड बिकम एडवर्स टू द प्लेंटिफ। जो मैं पास बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कही कि प्लेंटिफ को मालूम होना चाहिए कि उसका जमीन को पकड़ के रखा हुआ है। द डिफेंडेंट मस्ट कंटिन्यू टू रिमेन पोजीशन फॉर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर्स देयर आफ्टर। जब प्लेंटिफ को पता चल जाता है कि हाँ कि मेरा जमीन को इसने पकड़ा हुआ है, उस नॉलेज से 12 साल या 30 साल होना चाहिए। एनिमस पोसेसिटी इज वेल नोन इज ए रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ एडवर्स पोसेसिटी। एनिमस पोसेसिटी मतलब एक तरह का मुझे पता है कि मेरे जमीन को किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It is now a well settled principle of law that mere possession of the land would not ripen into possessory right title for the said purpose। जस्ट बिकॉज आपने जमीन को पकड़ के रख लिया है, चाहे वो 12 साल हो या 30 साल हो, उससे आप अपना टाइटल क्लेम नहीं कर सकते हो। पोसेसर मस्ट हैव एनिमस पोसेसेंडी। ये एनिमस पोसेसेंडी का मतलब क्या, मतलब जो दूसरा जिसका एक्चुअल जमीन है उसने आपके ऊपर में कुछ ना कुछ एक्शन लिया होना जरूरी है। दैट प्रूव दैट उसको नॉलेज हुआ है ना। नॉट ओनली एनिमल पोसेसिटी मस्ट बी शोन टू एग्जिट बट द सेम मस्ट बी शोन टू एग्जिट एट द कमेंसमेंट ऑफ द पोसेशन। ये मतलब खाली ये नहीं दिखा रही कि नहीं उसे पता है, आपको ये दिखाना है कि जब आप कब्जे में हो तब उसने किया हुआ है। ये आपको दिखाना मतलब ये एविडेंस आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना है
कि जब मैं कब्ज़े में थे, एक तो आपको बताना है कि आपने 12 साल से पकड़ा है या 30 साल से पकड़ा है। दूसरा आपको कोर्ट में प्रूव करना है कि जब मैं रह रहा था, तब इसने मेरे ऊपर में कुछ एक्शन लिया है। मतलब इसके नॉलेज में आ गया और नॉलेज में आने के लिए उसने ये एक्शन लिया है, ये आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तभी ये पॉइंट क्लियर होगा कोर्ट को। तीसरा आ जाता है इसमें, वही एनिमस पोसेंडी को लेकर ही आ रहा है। ये भी जजमेंट का एज़ इट इज़ डाला गया है, इसमें कॉपी पेस्ट किया गया है। एनिमस पोसेंडी एज़ इज़ वेल नोन इज रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट एडवर्स पोसेशन. Mere possession does not ripen into possessory title until the possessor holds the property adverse to the title of the true owner for the said purpose. The person who claims adverse possession is required to establish the date on which he came in possession, nature of possession, the factum of possession, knowledge to the true owner, duration of possession and that possession was open and undisturbed. अब ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कोर्ट को देखने का, मतलब सिविल कोर्ट को देखने का कि ये चीज आपको देखना है क्या, कि जो एडवर्स पोजेशन है, कि कौन से डेट में उसने जमीन को कब्जा की, उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। नेचर ऑफ पोजेशन, उसका नेचर ऑफ पोजेशन कैसा था, कैसे वो आया उस कब्जे में, द फैक्टम ऑफ पोजेशन, किस तरीके से वो आया उसके कब्जे में, इन सारी चीज का आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में दिखाना पड़ेगा, एविडेंस कोर्ट में देना होगा। नॉलेज टू द ट्रू ओनर, जो एक्चुअल ओनर था उसको इस बात की नॉलेज कब हुई, उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। ड्यूरेशन ऑफ पोजेशन एंड दैट पोजेशन वाज ओपन एंड अनडिस्टर्ब, और कितने साल तक ये कब्जा रहा है, और ये कब्जा क्या सबको पता था, क्या ये कब्जा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, मतलब हटा तो नहीं गया था बीच में फिर दोबारा से आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। इन चीज के बारे में भी एविडेंस देना होगा। अब लास्ट में आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सो फार एज द क्वेश्चन ऑफ परफेक्शन ऑफ टाइटल बाय एडवर्स पोजीशन एंड दैट टू इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इज कंसर्न, द क्वेश्चन रिक्वायर्स टू बी कंसीडर्ड मोर सीरियसली एंड इफेक्टिवली फॉर द रीजन दैट इज अल्टीमेटली इन्वॉल्व्स डिस्ट्रक्शन ऑफ राइट टाइटल ऑफ द स्टेट। मतलब इस बोला है कि अगर हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सारे जो प्रीवियस पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, ये चीज को प्रूव करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है ना। अगर ये सारी की सारी चीजें प्रूव नहीं होती हैं, तब आप प्रूव तब एडवर्स पोजीशन प्रूव नहीं हो पाता है। और हमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का जजमेंट है, मतलब आपको बहुत सीरियसली करना है, सब कुछ प्रूव हुआ तभी आपको देना, नहीं तो आप नहीं दे सकते हो राइट टाइटल ऑफ इंटरेस्ट एडवर्स पोजीशन पर। It is our considered view that where an encroacher, illegal occupant, or land grabber of public property raises a plea that he has perfected title by adverse possession, the court is duty bound to act with greater seriousness, care, and circumstances. Any laxity in this regard may result in destruction of right title to the state to immovable property and give an upper hand to the encroachers, unauthorized occupants, or land grabbers. तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है जो लैंड ग्रैब कर रहे हैं इंक्रोचर्स के लिए, एज आई सेड, कि अगर आप बहुत आराम से चीज़ों को देखते हो, तो ये लोग उस बात का फ़ायदा उठा लेंगे। इसलिए सारे के सारे पॉइंट्स प्रूव होना ही है कोर्ट में बाय एविडेंस, तभी आप उनको दे सकोगे, नहीं तो नहीं दे सकते हो। A plea of adverse possession must be pleaded with proper particulars such as when the possession become adverse. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एडवर्स पोजीशन का है कि कब वो एडवर्स हो गया। और एडवर्स तभी होगा ना जब मेरा प्रॉपर्टी है, मुझे पता चला कि आपने पकड़ लिया और मैंने आके आपके ऊपर कुछ एक्शन लिया है, तभी सीधा सीधा मतलब समझ में आया कि मेरा आपका जो प्रॉपर्टी है वो हॉस्टाइल के कैटेगरी में आया है, तभी आप प्रूव कर पाओगे, नहीं तो नहीं। मतलब ये दो धारी तलवार की जैसी बात इसमें होती है। द कोर्ट इज नॉट टू ट्रेवल बियॉन्ड प्लीडिंग टू गिव एनी रिलीफ, मतलब कोर्ट को जो प्लीडिंग्स है उसी पे रहना है, प्लीडिंग से ऊपर कहीं पे नहीं जाना है। ये भी एक तरह का नेगेटिव बात ही इसमें बोली गई है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल नहीं लेना है, इस एडवर्स पोजीशन की बात को लेकर आता है, तो आपको जितना प्लीडिंग में लिखा गया है, जितना अपना केस बनाते हुए जो लिखा है उसी पे सीमित रहना है। इन अदर वर्ड्स, द प्ली मस्ट स्टैंड ऑन इट्स ओन 2 फीट, मतलब जो जो बातें बोली गई हैं अपने प्लेंट में, उन सारी बातों को उसको प्रूव करना है। अगर वो एक चीज को भी प्रूव नहीं कर पाता है तो आप नहीं दोगे। तो कोर्ट वाज हेल्ड इन दिस केस ऑफ वी राजेश्वरी, ये मतलब दूसरे कुछ जजमेंट को लेकर ही इस पर डाला गया था। और आप बोलोगे अब इतना सुन के तो बेचारा जो जो कोर्ट में आया तो उसका क्या हुआ, उसको नहीं मिला, क्योंकि उसने वो जो 30 साल की जो बात थी उसको वो प्रूव नहीं कर पाया कोर्ट में। वो 15 साल का हो गया था, खाली उसका जो कंटिन्यूस पोजीशन की जो बात आती है वो 15 साल का हो गया था, और तहसीलदार का जो ऑर्डर्स वगैरह आ गया था वो उसे कम्प्लीटली अगेंस्ट में हो गया, तो प्रूव ही नहीं कर पाया था कि उसने 30 साल तक जमीन को पकड़ी हुई थी। तो व्यूवर्स, आज का ये जजमेंट है एडवर्स पोजीशन के बारे में, चाहे दो ये गवर्नमेंट लैंड के बारे में, लेकिन ये पब्लिक जो दूसरे एडवर्स पोजीशन है उसको भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता ही करता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।